हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। मित्रों, अपन ने लास्ट क्लास में प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के ऊपर चर्चा की थी, जिसका डिवाइडेशन स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग किया गया था। जिसमें अपन ने देखा कि जो प्री हिस्ट्री है उसे पाषाण काल कहते हैं और उसके अंदर किसी भी तरह से स्क्रिप्ट के साक्ष्य नहीं मिले हैं। प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें अपने को स्क्रिप्ट तो मिली है किंतु अपठनीय है, अभी तक पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की है या उसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। और नेक्स्ट है हिस्ट्री या हिस्टोरिकल एज, जिसमें मित्रों अपने स्क्रिप्ट तो मिली है, उसको पढ़ा भी गया है और उसकी शुरुआत है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से मानी जाती है। मित्रों, अपन ने लास्ट बात ये की थी कि मानव के विकास की कहानी का संपूर्ण लेखा जोखा यद्यपि इतिहास की विषय वस्तु है, लेकिन इतिहास की गणना लिपिबद्ध विवरण मिलने से शुरू होती है और वो लिपिबद्ध और पठनीय विवरण है वो हिस्टोरिकल एज से मिलती है, ऐतिहासिक काल से मिलती है। तो अपन इतिहास की व्यवस्थित शुरुआत है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मानते हैं। मित्रों, ये अपन ने चर्चा कर ली थी। नेक्स्ट अपन आते हैं मित्रों टाइम ड्यूरेशन, कालक्रम में, जिसके अंदर साथियों अपन जो प्राचीन काल के अंदर है, पाषाण काल से लेकर के और जो एंशिएंट इंडिया है उसमें कौन कौन से फैक्टर है और उसका सीक्वेंस है वो देखेंगे। बीच में डार्क एज है, उसके ऊपर भी अपन हल्की फुल्की चर्चा करते हुए चलेंगे और कालांतर में जब अपन उस टॉपिक के ऊपर आएंगे तब बहुत अच्छे डीपली उस विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करेंगे। सिर्फ अपन कालक्रम की इंडेक्स की बात कर रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले है स्टोन एज। पाषाण काल सबसे पहले है पाषाण काल। और मित्रों, पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो वो आपके 5000 BC बिफोर क्राइस्ट से पूर्व का टाइम है, से पहले। स्टोन एज के बाद में मित्रों सेकंड चाल्कोलिथिक एज आता है, जिसे ताम्र पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। चाल्कोलिथिक एज है ताम्र पाषाण काल। मित्रों, इसका जो टाइम पीरियड है वो 5000 BC से 2600 BC के आसपास का टाइम है। साथियों, उसके बाद में आता है कांस्य युग। कांस्य युग मित्रों, जो कांस्य युग है उसकी अपन बात करें तो साथियों जो विश्व में सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु तांबा थी, किंतु तांबा अधिक लचीली होने के कारण साथियों वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुई। साथियों, तांबे के साथ में तांबे के साथ में टिन मिलाया और नया धातु बना जिसका नाम है कांसा। जिसका नाम है कांसा। उस साथियों इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में जानी जाती है। आप सभी को पता है। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय कांसे की खोज हो गई थी
वहां के लोगों ने तांबे के साथ में टिन मिला करके कांसा बना दिया था। साथियों, इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो मित्रों, एक तो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साथियों 2600 से 1900 बीसी, 2600 से 1900 बीसी का टाइम पीरियड है। और साथियों C14 कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 विधि के तहत इसका टाइम पीरियड है वो आपके 2300 से 1750 बीसी का टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक साथियों, कांस्य युग के अंदर अपन ने बात की थी कि इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको अपन सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। साथियों, कांस्य युग के बाद में आता है वैदिक काल। वैदिक वैदिक काल साथियों, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड है, इसको प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं, जिसकी अपन ने पहले चर्चा की थी। मित्रों, जो वैदिक काल है इसको दो भागों में बांटा गया है। साथियों, एक तो है 1500 से 1000 बीसी, जिसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और 1000 से 600 बीसी, ये साथियों आपके उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे कि वेद, ब्राह्मण, आर्य, उपनिषद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ठीक साथियों, जो वैदिक काल है उसके बाद में साथियों आपके आता है प्राचीन भारत के इतिहास में महाजनपद। और महाजनपद के सिमिलर चलते हैं धार्मिक आंदोलन। साथियों, जिसको अपन धर्म सुधार भी कह सकते हैं, धार्मिक आंदोलन भी कह सकते हैं। साथियों, जो आपके प्राचीन ब्राह्मण धर्म है उसको चुनौती देते हुए उनके अंदर कुछ कमियां आ गई थी, और उसके विरोध में विभिन्न धर्म संप्रदाय अस्तित्व में आए थे, जिसको अपन धार्मिक आंदोलन के रूप में जानते हैं। धार्मिक धार्मिक आंदोलन साथियों, ये आपके 6th सेंचुरी बीसी, जिसमें साथियों अपन कई धर्मों के ऊपर बात करेंगे, जैसे आपके बौद्ध धर्म है, साथियों अपने जैन धर्म है, आजीवक है, आजीवक संप्रदाय है, इन सभी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। बहुत सारे हैं साथियों, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों, धार्मिक आंदोलन के बाद, धार्मिक आंदोलन के बाद मित्रों, धार्मिक आंदोलन के समय ही महाजनपद काल टाइम पीरियड था। तो महाजनपद काल आता है। महाजनपद काल साथियों, महाजनपद काल का टाइम पीरियड 600 से लेकर के और 322 बीसी में अपन रखते हैं। साथियों, महाजनपद बड़े बड़े 16 महानगरों की स्थापना हुई थी साथियों, जिसे अपन महाजनपद के रूप में जानते हैं।
साथियों, महाजनपद के बाद में, हाँ आपके लिखना है तो आप लिख सकते हो, एक बार तो चेक कर लो। पाषाण काल 5000 ईसा पूर्व से, हाँ 5000 बीसी से पूर्व का टाइम है। फिर चालकोलिथिक एज 5000 से 2600 बीसी। फिर साथियों कांस्य युग, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन में रखा जाता है। साथियों तांबा और टिन मिला करके कांसा बना है, और सिंधु घाटी सभ्यता के समय कांसे की जानकारी मिलती है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सब 2600 से 1900 ईसा पूर्व कांस्य युग का टाइम पीरियड है। और कार्बन 14 C14 के अकॉर्डिंग 2300 से 1750 का जो समय है वो कांस्य युग का है, वो है कार्बन 14 के अकॉर्डिंग। साथियों फिर वैदिक काल आता है। वैदिक काल को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। साथियों 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल। साथियों वैदिक काल के बाद में विभिन्न संप्रदायों का उदय होता है, और साथियों उसे धार्मिक आंदोलन के रूप में अपन जानते हैं। और ये 6वीं शताब्दी, 6th century बिफोर क्राइस्ट, जिसमें अपन बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि आदि अपन संप्रदायों की एक एक की चर्चा करेंगे। और साथियों नेक्स्ट महाजनपद काल, ठीक है, 600 से 322, 600 टू 322 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट आपके आता है मौर्य काल। महाजनपद काल के बाद में आता है मौर्य काल। मौर्य काल साथियों ये आपके 322 से 185 बीसी, ये मित्रों है वो क्वेश्चन आ रखा है पुराने पीवाईक्यू के अंदर। मौर्य काल की टाइम पीरियड क्या है, तो मित्रों थोड़ा सा ध्यान रखना। मौर्य काल साथियों आपको यहीं पे एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि ये जो मौर्य शब्द है, ये मौर्य शब्द है वो मौर्य से मिला है, बना है मौर्य, जिसको अपन हाँ पीकॉक भी कहते हैं। तो साथियों एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि मौर्य वंश का प्रतीक चिन्ह है मोर है, ठीक है। इनका मौर्य वंश का जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है मौर्य राजवंश का प्रतीक चिन्ह है वो पीकॉक है, मोर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मौर्य काल। उसके बाद में साथियों मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल साथियों मौर्योत्तर काल आपको पता है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में आपके अशोक आते हैं। अशोक के अभिलेखों के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे एक एक के ऊपर। और उसके बाद में साथियों कुणाल, उसके बाद में कुणाल के बाद में साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक है संप्रति, जिसको पश्चिम और पूर्वी भाग दशरथ को दिया जाता है। और अंतिम शासक है जिसका नाम है बृहदत्त। पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है, और वो उसका सेनापति था। हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। मौर्योत्तर काल 185 से लेकर के और आपके 319 ईस्वी, ठीक है, 319 आपके मौर्योत्तर काल में अपन छोटे छोटे राजवंश है उनकी अपन चर्चा करेंगे। और उसके बाद में साथियों आपके गुप्त काल आता है। मौर्य काल के बाद में कुछ विदेशी आक्रमण भी होते हैं, उन सभी चीजों के ऊपर अपन चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। उसके बाद में है साथियों गुप्त गुप्त काल। गुप्त काल साथियों गुप्त काल है, इसका टाइम पीरियड 319 से लेकर के और लगभग 550 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और साथियों जो गुप्त है, गुप्त वंश जो प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। क्यों कहा जाता, हाँ क्यों जाना जाता है, और
तुलसी देवी प्रसाद ने इनको गुप्त वंश को हिंदुस्तान का स्वर्ण काल क्यों कहा है, इन सारी चीजों के ऊपर उस समय चर्चा करेंगे। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड ना, इस तरह से सारे शासकों की अपन कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहवर्मन, बालादित्य, सारे शासकों की बात करेंगे। साथियों भानुगुप्त, और भानुगुप्त गुप्त का ऐरण अभिलेख आपने खूब सुना होगा कि विश्व के, हाँ सॉरी, हिंदुस्तान में प्राचीनतम सती प्रथा की जानकारी अपने को भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से मिलती है। तो वो सारी चीजों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। यहाँ की स्थापत्य कला, साहित्य, इन सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह सब के ऊपर एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों गुप्त काल के बाद में आता है गुप्तोत्तर काल। साथियों गुप्त काल के बाद में, वैसे गुप्तोत्तर काल और राजपूत काल के अवधि मानी जाती है। अब इसमें आएगा एक तो हर्षवर्धन, इसके बाद में साथियों गुप्त काल बहुत बड़ी डायनेस्टी थी। उसके बाद में साथियों हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन की संतान निसंतान होने के कारण उसका साम्राज्य, उसके बाद में उत्तराधिकार, जो योग्य उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उसका साम्राज्य है वो एट लास्ट खत्म हो जाता है। और जो बहुत बड़ा साम्राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभक्त हो जाता है। इस समय त्रिपक्षीय संघर्ष होता है ना। तो ये सामंतवाद का काल, और अपन इसको राजपूत काल की अवधि के अंदर भी रख सकते हैं। राजपूत काल में भी रख सकते हैं। साथियों 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी ये राजपूत काल है। साथियों इस हर्षवर्धन और ये राजपूत काल है, इसके अंदर अपन क्या क्या चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ा सा अपन देखते हैं। एक तो साथियों अपन हर्षवर्धन के विषय वस्तु को तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, 606 से शुरू होता है। और उसके बाद में साथियों अपने को त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष, उसके बाद में साथियों ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो तीन प्रमुख डायनेस्टी के बीच में हुआ है, राजवंशों के बीच में हुआ है। तो साथियों वो तीन प्रमुख राजवंश थे। एक तो है गुर्जर पथिया, एक है पाल, और एक है राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट। और साथियों उसके बाद में ये एट लास्ट ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है ये साथियों कन्नौज पे अधिकार करने को लेकर के होता है। और अंतिम जो विजय होती है वो गुर्जर पथियार वंश की होती है। अंतिम विजय गुर्जर पथियार वंश की होती है। और ये राजा मिहिर भोज ने, राजा मिहिर भोज ने, गुर्जर पथियार शासक राजा मिहिर भोज ने कन्नौज को इसका राजधानी बना लिया था। उसके बाद में साथियों छोटे छोटे राजवंश, और वो जो डार्क एज है वो चलती है। 712 ईस्वी में हिंदुस्तान पे अरबों का आक्रमण हो जाता है। और उसके बाद में अपन 712 से मध्यकालीन भारत के इतिहास को, मुस्लिम आक्रमण, अरबों के आक्रमण से अपन मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरू करें। ठीक है, तो मित्रों अपन ने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, और डायग्राम के माध्यम से अपन ने जो हल्की सी टॉपिक को टच करते हुए चले हैं, एक बार वापस देख लो। ये हल्का सा इतिहास की प्राचीन, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, एंशिएंट इंडिया है, इसमें पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य, वैदिक, धार्मिक आंदोलन, जिसमें अपन जैन, बौद्ध और आदि तत्कालीन संप्रदायों की बात करेंगे। फिर महाजनपद काल, ये साथियों कुल 16 महाजनपद थे। ठीक है, और इसमें सबसे शक्तिशाली मगध था। मगध के उत्थान की बात करनी पड़ेगी। और साथियों इनकी जानकारी के स्रोत है वो अपन सभी विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करेंगे। और उसके बाद में साथियों अपन मौर्योत्तर, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, राजपूत काल, हाँ आपके हर्षवर्धन, त्रिपक्षीय संघर्ष, और छोटे छोटे जो विभिन्न राजवंश थे उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे।
नोटबुक लेना चाहते तो ले लो, या फिर जो भी राइट डाउन कर रहे हैं तो। हाँ जी साथियों, इतिहास जो अतीत में घटनाएं घटित हुई है और निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा, अपन तो उसमें थे नहीं, तो अपन उस समय नहीं थे तो अपने को उसकी जानकारी कैसे मिलेगी। साथियों, उस समय की अपने को जो जानकारी है वो प्राचीन साक्ष्य से, एविडेंस से पता चलता है, प्राचीन स्रोतों से पता चलता है। तो साथियों, भारत ये जो अपने इतिहास है उसको जानने के प्रमुख 3 स्रोत माने गए हैं, इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोत। साथियों, ये प्रमुख अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। सेकंड है साथियों साहित्यिक। सेकंड है साहित्यिक स्रोत। और जो थर्ड है वो है विदेशी वृत्तांत। विदेशी वृत्तांत। साथियों, अब अपन देखते हैं कि इसमें से सबसे विश्वसनीय किसको माना जाता है। साथियों, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत यह सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं, यह सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंदर कोई लिखित सामग्री नहीं मिल करके उस समय की जो चीज मिलती है, जो विषय वस्तु मिलती है, पर्टिकुलर कोई सामान मिलता है, एविडेंस मिलता है, उस आधार पर साथियों पुरातात्विक स्रोतों की बात की जाती है। साहित्यिक स्रोत, जैसे किसी शासक विशेष है, उसके दरबारी ने कोई पुस्तक लिखी है, वो साथियों साहित्यिक स्रोत आ जाएगा। विदेशी वृतांत, विदेशी वृतांत का मतलब है जैसे हैंसांग आया था, फाहियान आया था, सिंह आया था, तो साथियों जो विदेशी आए थे, विदेशियों ने अपने ग्रंथ लिखे, अपना वृतांत लिखा, यात्रा वृतांत लिखा, तो उसमें साथियों विषय वस्तु जो मिलती है उस हिसाब से अपने को प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है मित्रों, तो ये जो साहित्यिक स्रोत है, हाँ, और पुरातात्विक स्रोत है, इनमें यदि अपन कंपैरिजन करें तो सबसे महत्वपूर्ण, हाँ, साहित्यिक स्रोत में साथियों धार्मिक और गैर धार्मिक भी होते हैं, जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक और एक शासक विशेष के दरबार में लिखी गई पुस्तक, तो धार्मिक और गैर धार्मिक भी होती है। पर अपन एक सामान्य चर्चा के अंदर देखें तो जो पुरातात्विक स्रोत है वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, सर्वाधिक विश्वसनीय होते हैं। साथियों, इसकी अपन बात करते हैं कि अतीत में, अतीत के बचे हुए जो भौतिक अवशेष है उसको पुरातात्विक स्रोत में रखा जाता है। अतीत के, अतीत के बचे भौतिक साक्ष्य, इसी को अपन किसमें रखते हैं, पुरातात्विक स्रोत में रखते हैं। ठीक है साथियों, ये जो पुरातात्विक स्रोत है ये सर्वाधिक विश्वसनीय है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है, इन सभी से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है इसकी अपन बात करते हैं। देखो, फर्स्ट तो साथियों समसामयिक होते हैं,
समसमय मतलब उसी समय की विषय वस्तु। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में अपने को बुद्ध पहाड़ मिलते हैं, या जो कलात्मक वस्तुएं मिलती हैं, ईंटों के भट्टे मिलते हैं, या जल स्रोत, नालियां, जो भी चीजें मिलती है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा निर्मित है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय के वहां के जो उस समय के लोग थे उनके द्वारा। तो साथियों उस समय की जानकारी, उसके आधार पे अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सुनियोजित इंडस वैली सिविलाइजेशन में सुनियोजित जल निकासी की व्यवस्था थी। वहां के लोग मुर्दे की, जो मुर्दे के जो अपन कहते हैं कि सिर है वो उत्तर में और पैर दक्षिण में है। साथ ही वहां की उस समय की जो लाशें मिलती है, डेड बॉडीज मिलती है, कब्रिस्तान मिलती है, उससे अपने को जानकारी मिलती है। वहां पे जो कलात्मक चीजें मिलती है उससे पता चलता है कि यहाँ पे मणकों के द्वारा सौंदर्य प्रसारण की सामग्री, या फिर जो गले में माला वगैरह वगैरह इस तरह से बनाया करते थे। अपने को ये जानकारी मिलती है कि उस समय मणके बनाने की कला उनके पास में थी। उनको ईंटों को पकाने की कला उनके पास थी। ईंटों के द्वारा वो भवन बनाना जानते थे। पानी को कलेक्ट करना जानते थे। जल कलेक्शन, हाँ, वाटर कलेक्शन जिसको कहते हैं। तो इस तरह से मित्रों ये, तो एक तो ये है समसामयिक होते हैं, ठीक है। सेकेंड यदि अपन बात करें तो यह नष्ट तो हो जाते हैं, किंतु इसकी विषय वस्तु को इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है। तो मित्रों पहली बात तो अपन ने बात की कि यह समसामयिक होते हैं। सेकंड है नष्ट हो सकते हैं किंतु बदले नहीं जा सकते, बदले नहीं जा सकते। ठीक। देखो मित्रों, जैसे अपन ने अपने को सिंधु घाटी सभ्यता में एक कोई बेंगल्स मिली, कोई छोटी मोटी चूड़ी मिल गई, ये लो चूड़ी बन गई। तो मित्रों ये जो चूड़ी है, ये लो ये चूड़ी है मित्रों, इसको आप बदल सकते हो क्या? बदल नहीं सकते। आप ज्यादा माथापच्ची करोगे तो ये टूट जाएगी, इसको नहीं बदल सकते। साथियों प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है, हरिसेन ने लिखी थी। समुद्रगुप्त की जानकारी अपने को मिलती है। अशोक के अभिलेख है, अशोक के अभिलेख है। इसकी जो विषय वस्तु है पत्थर के ऊपर लिखी हुई है, पत्थर के ऊपर लिखी हुई है। साथियों इसके अंदर जो लाइनें लिखी हुई है, ये समय के अकॉर्डिंग ये धीरे 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 मिट जाएगी, टूट जाएगी अभिलेख, किंतु इसको आप रबड़ से मिटा करके वापिस नहीं लिख सकते। ठीक है साथियों, ये पुरातात्विक जो स्रोत है यह उस समय के समसामयिक होते, जैसे वहां के मृद भांड मिलते हैं, मृद भांड मिलते हैं। तो इस मिट्टी के बर्तन है, इसको आप क्या चेंज करोगे? मिट्टी के बर्तन को चेंज करोगे तो ये तो टूट ही जाएगा। साथियों इसको, ये नष्ट हो सकते हैं किंतु इसकी विषय वस्तु को बदला नहीं जा सकता, विषय वस्तु को बदला नहीं जा सकता। ठीक है। साथियों थर्ड फैक्टर है कि पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत से अधिक विश्वसनीय क्यों है। साथियों देखो, ये तो उसी समय के है ना, तो इसलिए साहित्यिक स्रोतों से पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय है। क्योंकि देखो, यदि कोई लेखक है वो शासक के या उस समय की कंडीशन के अकॉर्डिंग पूर्वाग्रहों से भी ग्रसित होकर के विषय वस्तु लिख सकता है। जैसे राजा का, हाँ, साथ या फिर उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करना है राजा को, तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के लिख सकता है। किंतु इस मटके के अंदर क्या चेंज कर लोगे? ठीक है। तो ये अपने को जानकारी मिलती है। तो इसलिए साथियों साहित्यिक स्रोतों से, साहित्यिक
स्रोतों से पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीय होते हैं। तो मित्रों, अपन ने किसकी बात की? अपन ने बात की कि इतिहास की जानकारी के जो एविडेंस है, स्रोत है, साक्ष्य है, उनकी बात की, जिसमें अपन ने इसको तीन भागों में बांटा। एक तो है पुरातात्विक स्रोत। ये साथियों, पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य वो है जो अतीत में बचे हुए भौतिक साक्ष्य हैं, जिसको अपन छू सकते हैं, हाथ में उठा सकते हैं, है ना? जैसे मतलब भांड है, चूड़ियां है, मणके है ना, ईंट है वगैरह, उसको भौतिक। ठीक है। और ये इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत है। ये समसामयिक होते हैं, नष्ट हो सकते हैं, किंतु इसकी विषय वस्तु को बदला नहीं जा सकता, और साहित्यिक स्रोतों से अधिक विश्वसनीय होते हैं। साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो पुरातात्विक, जो अपने को साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक जो चीजें मिली है, उनके द्वारा अपन प्राचीन तिथि, आयु की जानकारी निकालते हैं। ठीक है। तो साथियों, जो प्राचीन जो तिथि निर्धारण है, प्राचीन तिथि का जो निर्धारण है, उसकी यदि अपन बात करें तो विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग करते हुए अपने को प्राचीन आयु की जानकारी मिलती है। वापस ध्यान से सुनिएगा, पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राचीन तिथि निर्धारण भी किया जा सकता है, और तिथि निर्धारण की निम्नलिखित विधियां हैं। अपन उन विधियों के ऊपर चर्चा करेंगे। प्राचीन तिथि निर्धारण की विधियां। फर्स्ट फर्स्ट विधि है जिसका नाम है C14। C14 कार्बन 14 विधि। कार्बन 14, C14 की अपन बात कर रहे हैं। साथियों, C14 विधि की खोज सर लिबी ने की थी। सर लिबी ने की थी। इसकी अपन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे और उसकी आयु से संबंधित बात करेंगे, तब इसकी और अच्छे से चर्चा कर लेंगे। जो C14 विधि है, इसके द्वारा यह सिर्फ और सिर्फ साथियों जैविक विषय वस्तु की ही आयु की जानकारी निकालती है। इसका मतलब जैविक पदार्थों की आयु की जानकारी। जैविक पदार्थों की आयु की जानकारी। अब इसमें क्या होगा साथियों? जैविक का मतलब जो जीवित रह चुके हैं, तो मनुष्य होंगे, जीव जंतु होंगे, पेड़ पौधे होंगे। तो साथियों, इनकी हड्डियां हैं, पेड़ पौधे हैं तो वनस्पति है, इसके द्वारा। तो ये प्राचीन हड्डी है, या साथियों जो वनस्पति है, इसको साथियों अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी C14 विधि के द्वारा प्राचीन आयु की जानकारी निकालते हैं। साथियों, सेकंड है सेकंड जो विधि है, जिसका नाम है थर्मोल्यूमिनिसेंस। थर्मोल्यूमिनिसेंस। थर्मोल्यूमिनिसेंस, जिसको उष्मा दीप्ति भी कहते हैं। इसका अन्य नाम है उष्मा दीप्ति। उष्मा दीप्ति। ठीक है। उष्मा दीप्ति।
उष्मादीप्ति। साथियों, थर्मोल्यूमिनेसेंस है जिसको उष्मादीप्ति भी कहते हैं, इसे ताप विश्लेषण काल निर्धारण भी कहते हैं। ताप विश्लेषण काल निर्धारण। मित्रों, हर बार क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। साथियों, अपन ने बात की थी कि जो C14 है वो जैविक पदार्थों की जानकारी देते हैं, जैविक पदार्थों की आयु की जानकारी देते हैं। और मित्रों, ये जो है कौन सी थर्मोल्यूमिनेसेंस है या उष्मादीप्ति है या ताप विश्लेषण काल निर्धारण, ये जो टेक्नोलॉजी है यह भी प्राचीन आयु की जानकारी देती है, किंतु मित्रों यह देती है आपको अजैविक पदार्थों की आयु की जानकारी। साथियों, अजैविक पदार्थों की आयु की जानकारी, अजैविक पदार्थों की आयु की जानकारी ये अपने को। अजैविक, साथियों अजैविक में अपन एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं मृद भांड, मृद भांड मिट्टी के बर्तन, या प्राचीन टेराकोटा मतलब मिट्टी की जो कलाकृतियां मिलती हैं, टेराकोटा आदि से आयु की जानकारी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अपन आते हैं साथियों थर्ड तिथि निर्धारण की जो विधि है जिसका नाम है पोटेशियम आर्गन। पोटेशियम आर्गन जो विधि है उसकी अपन बात करेंगे। पोटेशियम आर्गन विधि है, ये साथियों प्राचीन ज्वालामुखी चट्टानों की आयु की जानकारी प्रदान करते हैं। प्राचीन ज्वालामुखी चट्टानों के द्वारा आयु की जानकारी। ठीक है, मतलब जैसे ज्वालामुखी चट्टानें कितने समय पुरानी है तो वो टेक्नोलॉजी से उसकी आयु की जानकारी निकालने के लिए साथियों पोटेशियम आर्गन विधि का प्रयोग किया जाता है। साथियों नेक्स्ट है साथियों नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक चक्रण अनुनाद। इलेक्ट्रॉनिक चक्रण अनुनाद विधि। साथियों यह जो प्राचीन जो आपके शंख है, हड्डी है, शंख है, शंख हड्डी, इनसे आयु की जानकारी निकालते हैं। साथियों नेक्स्ट है यूरेनियम श्रृंखला विधि। यूरेनियम श्रृंखला विधि, यूरेनियम श्रृंखला विधि। साथियों यूरेनियम श्रृंखला विधि है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट युक्त चट्टानों की आयु की जानकारी। कैल्शियम कार्बोनेट युक्त चट्टानों की आयु की जानकारी अपने को
इस विधि से प्राप्त होती है। अब देखो मित्रों, एक बार वापस अपन रिकॉल करते हैं। आप साथ ही साथ लिख रहे होंगे। साथियों, नेक्स्ट है जिसका नाम है उपघटन ट्रैक। उपघटन उपघटन फिशन ट्रैक। फिशन ट्रैक, उपघटन फिशन ट्रैक है ये विधि। साथियों, जैसे खनिज है, कांच है, अभ्रक है, चट्टाने हैं, इनकी आयु की जानकारी। किसकी? खनिज, कांच, अभ्रक, चट्टाने, चट्टाने आदि की आयु की जानकारी। मित्रों, अपन जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, ये कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हमने तो कभी पढ़ी नहीं, तो बेटा अभी तक आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। आप मेरी बात समझ सकते हैं? अभी तक नहीं पढ़ी तो अभी तक अपना कुछ सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। मित्रों, थोड़ा सा डीप में चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा तो क्या, बहुत ज्यादा गहराई में चलना पड़ेगा। नहीं तो जो आज का एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये यदि क्वेश्चन आ गया मिलान करो तो वहां तो गुरु जी नाच लेंगे आपके। मेरे को क्वेश्चन सही करना है तो सब इन सारी विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ना चाहिए। हाँ जी मित्रों, एक बार वापस रिकॉल करते हैं। जो C14 विधि है, जो जैविक पदार्थों से संबंधित, जैविक का मतलब है जैसे जीव जंतु या हाँ पशु पक्षी है, तो उनके खत्म होने के बाद में जो उनके अवशेष मिलते हैं उनकी आयु की जानकारी। हाँ, जैविक पदार्थ जिसमें हड्डियां, वनस्पति, ठीक है। अब इससे जैसे कि ये हड्डी कितने साल पुरानी है, जैसे प्रागैतिहासिक कालीन कोई अपने को जबड़ा मिलता है या खोपड़ी मिलती है, तो अपने को ये पता चलता है कि वो हड्डी, खोपड़ी, जबड़ा जो भी है वो कितने साल पुराना है, उसी फोल्टिंग विधि के द्वारा। साथियों, ये नेक्स्ट है आपके थर्मोल्यूमिनेसेंस, ये विधि जिसको ऊष्मा दीप्ति कहते हैं। ऊष्मा का मतलब है जिसको गर्मी देकर के पकाया गया हो, इसको ताप विश्लेषण का निर्धारण विधि भी कहते हैं। मित्रों, ये अजैविक पदार्थों से संबंधित होती है। अजैविक पदार्थों से संबंधित होती है। मृद भांड है, टेराकोटा है, मिट्टी के बर्तन, आग में गर्म करके और इसका बनाया जाता है। साथ ही इसको अपन, ये उष्मा शब्द आपको समझ में आ जाना चाहिए। उष्मा ये आपके ताप, ठीक है। इसका अन्य नाम ये दोनों आ गया तो फिर भी आप सही कर लोगे। ये थर्मोल्यूमिनेसेंस आ गया तो कहीं ना कहीं मेरे को दिक्कत हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये विधि है वो अजैविक से संबंधित है, और C14 है वो जैविक से संबंधित है। साथियों, नेक्स्ट जो विधि है जिसका नाम है पोटेशियम आर्गन विधि, प्राचीन ज्वालामुखी चट्टानों से संबंधित है, उनकी आयु की जानकारी देने में सक्षम है ये विधि। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक चक्रण अनुनाद विधि। साथियों, इसमें जो प्राचीन कोई शंख है या हड्डी है, अब सर आप देखोगे कि ये हड्डियां तो यहाँ C14 में आ गई, और यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉनिक चक्रण अनुनाद में भी आ गई। तो साथियों, सबसे ज्यादा विश्वसनीय C14 विधि है, ठीक है। और यदि ये ऑप्शन में आ भी जाता है तो साथियों अपन इसको भी कर सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट है यूरेनियम। ये जो आपको विषय वस्तु बता रहा हूँ, ये अपने प्राचीन भारत का इतिहास पुस्तक है, भूपेंद्र सिंह जी की, बहुत अल्टीमेट पुस्तक है। मैंने ये विषय वस्तु वहां से उठाई है, तो आप उसको भी यदि पढ़ना चाहे तो बहुत ज्यादा डीप में पढ़ सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक चक्रण अनुनाद जिसमें शंख है, हड्डी है आदि से, यूरेनियम श्रृंखला विधि जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट युक्त चट्टानों के द्वारा आयु की जानकारी। और साथियों, उपघटन जिसको फिशन ट्रैक कहते हैं, ये खनिज, कांच, अभ्रक, चट्टाने आदि आदि के द्वारा आयु की जानकारी।
ये साथियों विषय वस्तु है, इनके द्वारा, इस विधि के द्वारा प्राचीन तिथि निर्धारण किया जा सकता है। साथियों नेक्स्ट अपन बात करते हैं पुरातात्विक चुंबक मापक विधि। नेक्स्ट अपने 7 नंबर। पुरातात्विक चुंबक मापक विधि। पुरातात्विक चुंबक मापक विधि है। साथियों यह चुंबकीय अवशेष व लावा तपती मिट्टी से आयु की जानकारी। इसमें साथियों जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है वो है, एक तो है चुंबकीय अवशेष, चुंबकीय अवशेष, और साथियों इसमें प्रयोग किया जाता है लावा निर्मित, लावा निर्मित तपी मिट्टी, मतलब लावा से गर्म लावा है, उससे गर्म हुई भी मिट्टी, इससे आयु की जानकारी। नेक्स्ट है साथियों वृक्ष वलय तिथि निर्धारण। वृक्ष वलय तिथि निर्धारण। मित्रों जो वृक्ष वलय तिथि निर्धारण है, ये साथियों प्राचीन जो वनस्पति है, जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु के बाहर स्थित प्राचीन वनस्पति, वो वनस्पति जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में नहीं आती थी, उसके बाहर की जो भी वनस्पति है उसकी तिथि की जानकारी अपने को वृक्ष वलय तिथि निर्धारण के द्वारा की जाती है। वृक्ष का मतलब सीधी सी बात है वो वनस्पति से संबंधित है, पेड़ों से संबंधित है, वनस्पति से संबंधित है। साथियों वनस्पति, वनस्पति जिसमें साथियों जो लकड़ी वकड़ी जो भी अपने को मिलती है उसके द्वारा अपन वृक्ष वलय तिथि निर्धारण के द्वारा वनस्पति की आयु की जानकारी। वो कौन सी वनस्पति होगी? जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों से बाहर हो उनकी। ठीक है। साथियों नेक्स्ट रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग। मित्रों जो रिमोट सेंसिंग है इसका अन्य नाम दूरस्थ संवेदन भी है। दूरस्थ संवेदन। अब साथियों इसमें क्या है, आपके उपग्रह के माध्यम से प्राचीन विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त की जाती है। अब साथियों ये साथियों अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है रिमोट सेंसिंग, जिसको दूरस्थ संवेदन कहते हैं। अब यदि अपन इसमें बात करें तो मित्रों जैसे आपके हाल ही में जो आपके सरस्वती नदी, प्राचीन जो गगन नदी के स्थान पे पहले चलती थी इस वाला क्षेत्र, उसकी जो उसके क्षेत्र की जो जानकारी मिली है वो रिमोट सेंसिंग या दूरस्थ संवेदन से ही मिली है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यह अभी एग्जाम्पल के तौर पे अपन कह सकते हैं कि आपकी
ठीक है, ये आपके। तो साथियों अपन ने अभी बात की वो आपके प्राचीन आयु की जानकारी, प्राचीन आयु की जानकारी प्राप्त करने की विधियां, और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा प्राचीन तिथि निर्धारण का हाँ, की जानकारी मिलती है। साथियों आपको अच्छा तक अपन ने रिवीजन कर लिया था। नेक्स्ट सातवें में पुरातात्विक चुंबक मापन है, जिसमें मापक है जिसमें चुंबकीय अवशेष, लावा निर्मित तपी जो मिट्टी है उसके द्वारा। नेक्स्ट है वृक्ष वलय तिथि निर्धारण, जिसमें वनस्पति, वनस्पति में साथियों जैसे कोई प्राचीन लकड़ी वकड़ी है, साथियों जैसे आपके जैसलमेर के अंदर पाकल गांव के अंदर जो वुड फॉसिल मिले हैं, तो उसकी भी प्राचीन कितनी साल पुरानी है, तो इन अपन वृक्ष वलय तिथि निर्धारण के द्वारा पाकल वुड फॉसिल, जो फॉसिल जीवाश्म मिले हैं लकड़ी के, उनकी अपन आयु की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह साथियों रिमोट सेंसिंग या दूरस्थ संवेदन की बात करते हैं, तो उपग्रहों के माध्यम से साथियों क्षेत्र विशेष का पता लगाना, और साथियों जो सरस्वती नदी क्षेत्र है उसकी अपने अपने को जो जानकारी है वो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी रिमोट सेंसिंग या दूरस्थ संवेदन के द्वारा ही पता लगाई गई है, जो राजस्थान हरियाणा के तरफ जो चलती है इसका क्षेत्र मिला है। साथियों अब अपन ने इतिहास की सामान्य जानकारी और इतिहास के काल निर्धारण या तिथि निर्धारण की समस्त विधियों के ऊपर चर्चा करने के बाद में नेक्स्ट अपन मनुष्य की उत्पत्ति और किस तरह से अपने को मनुष्य का विकास हुआ है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे।